जब कोई फिल्म बनती है तो एक कहानी पर्दे पर सामने आती है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कई कहानियां और किस्से बनते हैं। साथ ही उस स्टार के जीवन से जुड़ी भी कई किस्से होते हैं और उन्हीं किस्सों को दिखाने की कोशिश करता है की मीडिया। और आज हम जिनकी कहानी लेकर आए हैं उनके कुछ किस्से भी काफ़ी दिलचस्प हैं। ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने ऑन कैमरा ना कभी बिकनी पहनी, ना ही कोई अंग झलकाऊ कपड़े, लेकिन फिर भी इनकी मदहोश करने वाली नशीली नज़रों के कारण एक फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने बैन लगा दी थी। ये वो अभिनेत्री है जिनके मुस्लिम होने के कारण इनके गुरु ने इन्हें डांस सिखाने से मना कर दिया था। ये वो अभिनेत्री है जिनके सर से मात्र 9 वर्ष की उम्र में पिता और कुछ वर्ष बाद मां का साया भी उड़ गया था। इन पर किसी के घर गृहस्थी को बर्बाद करने का भी आरोप लगा तो दिलीप कुमार से रिश्तों की अफवाह भी उड़ी। जीवन में इतनी आंधियों के आने के बाद भी ये फिल्म इंडस्ट्री में अड़ी रही और खलनायिका से बॉलीवुड में फिल्मी सफ़र की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आगे चलकर कहलाई रोमांटिक फिल्मों की रानी वहीदा रहमान। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान से जुड़ी दिलचस्प किस्सों के बारे में और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसमें इनकी नज़र इतनी कामुक थी कि सेंसर को उस पर आपत्ति हो गई। किस हीरो की ये हीरोइन और माँ दोनों का किरदार निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वहीदा रहमान एक ऐसी भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो हिंदी समेत तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती है। वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में 50, 60 और 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक है। उन्हें वर्ष 2013 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्मी करियर में बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड और बतौर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं। उन्हें विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु के चेंगलपुट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक परंपरागत तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। 4 बहनों में ये सबसे छोटी थी। उनके पिता जिलाधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे। होश संभालते इस नन्ही आंखों में बस 2 ही सपना था, एक डॉक्टर बनने का और दूसरी डांस सीखने का। पहले तो वहीदा अपनी बहन को देखकर ही डांस किया करती थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा उस दौर के मशहूर गुरु तिरुचंद्रम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से लेनी चाहिए। लेकिन शुरू में गुरुजी ने उनके धर्म के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। गुरुजी को लगता था कि वो नृत्य के भाव नहीं दे पाएंगी। वहीदा रहमान भी अड़ी रही कि मुझे तो इन्हीं से डांस सीखना है। फिर वो तरह तरह के जतन करने लगी। वहीदा जी ने अपनी मम्मी के दोस्त को सिफारिश के लिए भेजा। तब गुरुजी ने कहा था कि ठीक है, लेकिन पहले उसकी कुंडली ले आओ, फिर मैं बताऊंगा। अब वहीदा जी ने कहा कि मुस्लिम परिवार में तो कुंडली बनती ही नहीं है। तो गुरुजी ने डेट ऑफ बर्थ जानकर खुद कुंडली बनाई और उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद तो मानो वो चकित रह गए। कुंडली देखकर वो आश्चर्य से बोले कि यह लड़की मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी, और हुआ भी ऐसा ही। वहीदा रहमान जब मंचों पर परफॉर्म करने लगी तो तालियों की गड़गड़ाहट कम न होती। लेकिन इसी वक्त उनके जीवन में दुखों के पहाड़ की एंट्री हुई। मात्र 9 साल के वहीदा के सर से पिता का साया छिन गया और इनके डॉक्टर बनने का सपना भी खत्म हो गया। 1948 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो इनके परिवार में त्रासदी शुरू हो गई। साथ ही अब उनके माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी और 1955 में उनका भी निधन हो गया। उनकी पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसी बीच 1949 में स्टेज पर होने वाले नाटकों से उन्होंने बतौर बाल कलाकार शुरुआत कर ली थी। वहीदा रहमान ने सिनेमा जगत में कदम रखते हुए 1955 में एक के बाद एक 2 तेलुगु सिनेमा रोजोलू मरई और जय सिम्हा में अभिनय किया। दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। फिर फिल्मी सफ़र को और आगे ले जाने के सोच से वो मुंबई आकर फिल्मों में काम की तलाश में लग गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात पारखी नज़र वाले गुरु दत्त से हो गई और उन्होंने अपनी फिल्म CID में उन्हें खलनायिका का रोल दे दिया, जिसके हीरो थे देवानंद साहब। इतनी कमसीन और खूबसूरत खलनायिका को देख दर्शक भी दीवाने हो गए। पहली ही फिल्म में वहीदा रहमान ने ऐसा असर डाला कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था।
फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के साथ गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 1957 में क्लासिक फिल्म प्यासा, साल 1959 में कागज़ के फूल, 1960 में चौदहवीं का चांद और 1962 में साहिब बीवी और गुलाम शामिल है। इन फिल्मों के निर्माण के दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की खबरें भी सतह पर आई। वहीदा रहमान और गुरुदत्त के प्रेम कहानी की चर्चा हमने गुरुदत्त के अनसुने किस्से में किए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1958 में आई फिल्म 16वां साल में जब डायरेक्टर राज खोसला ने वहीदा रहमान को स्लीवलेस ड्रेस पहनने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। बात इस कदर बढ़ी कि वहीदा रहमान ने राज खोसला के साथ आगे कोई भी फिल्म ना करने की कसम खा ली। हालांकि बाद में देवानंद के कारण उन्हें राज खोसला के साथ काम करना पड़ा। अब वहीदा रहमान कोई भी फिल्म करने से पहले उसमें ये मेंशन कर देती कि वो कभी बिकनी या रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनेंगी। इसी बीच एक ऐसी फिल्म बनी जिसे सेंसर ने वहीदा जी के कामुक नज़रों के कारण बैन कर दिया, और वह फिल्म थी चौदहवीं का चांद। चौदहवीं के चांद का वो गाना तो आपको याद ही होगा, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। दरअसल 1960 में आई फिल्म चौदहवीं का चांद का ये जो टाइटल सॉन्ग है उसमें गुरुदत्त जी ने वहीदा रहमान के चेहरे पर लाइटिंग को इस तरह प्लेस किया कि उनकी अदा, नज़र और चेहरा काफ़ी कामुक लग रहा था। आलम यह था कि सेंसर बोर्ड इस गाने को उत्तेजक मानते हुए उसे रोक दिया था। बड़ी मुश्किल से कुछ सिफारिश, दलीलें और कुछ एडिटिंग के बाद इसे पास किया गया। फिर इस गाने का आलम तो आपको अभी तक पता होगा। लोग सिर्फ ये गाना सुनने के लिए कई बार फिल्म देखने जाते थे। 1962 की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम वहीदा रहमान की गुरुदत्त कैंप की आखिरी फिल्म रही, जिसमें पहले तो वो लीड रोल करना चाहती थी, लेकिन फिर किरदार की उम्र को देखते हुए उन्होंने दूसरा रोल चुना। वहीदा जी को 1965 में फिल्म गाइड में रोजी की यादगार भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस फिल्म में श्रेष्ठ अभिनय के लिए उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म के साथ ही वहीदा रहमान का करियर एक बार फिर नई ऊंचाई पर आ गया था। कहा जाता है कि इस फिल्म को पहले वहीदा जी ने राज खोसला के द्वारा डायरेक्ट किए जाने के कारण इसे मना कर दिया था, लेकिन देवानंद के समझाने पर हाँ कर दी। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि इस फिल्म को देव साहब के भाई चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया। हालांकि चेतन इस फिल्म में पहले अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया राजवंश को रखना चाहते थे, लेकिन देव साहब राजी न हुए। 1968 में आई फिल्म नीलकमल इनके फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष 1959 से 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर, और वर्ष 1966 से 1969 के दौरान इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अभिनेत्री नंदा वहीदा रहमान की सबसे नज़दीकी दोस्तों में थी। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त के निधन के बाद वहीदा जी के जीवन में आए दिलीप कुमार। दिलीप साहब की यह तीसरी मोहब्बत थी। वहीदा रहमान को दिलीप कुमार शुरू से ही पसंद करते थे। बहुत कम लोगों को पता है कि यूसुफ साहब वहीदा रहमान से निकाह भी करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए वहीदा को प्रपोज भी किया था, लेकिन इधर वहीदा राजी हुई और उधर दिलीप साहब की ज़िंदगी में आ गई कश्मीर की कली सायरा बानो, और इनका चंद दिनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये किस्सा चंद पुरानी मैगजीन और लेख पर आधारित है। उसके अलावा हमारे रिसर्च में इसकी कोई पुख्ता होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। वर्ष 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा का किस्सा है कि इस फिल्म में एक सीन के दौरान वहीदा रहमान को अमिताभ बच्चन के गाल पर कसकर थप्पड़ मारना था। फिर क्या था, शूटिंग के पहले ही उन्होंने अमिताभ बच्चन को सावधान कर दिया था। वहीदा रहमान ने मजाक करते हुए कहा, तैयार रहना, मैं आपको जोरदार थप्पड़ लगाने वाली हूँ। जैसा कि निर्देश दिया गया था, वहीदा जी ने सीन शुरू होते ही अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मार दिया। हालांकि मजाक वाली बात सच हो चुकी थी और अमिताभ बच्चन को गलती से जोरदार थप्पड़ पड़ गया था। जब यह सीन पूरा हुआ तो सभी को पता चल गया था कि असल में थप्पड़ जोर से पड़ गया है। सीन खत्म होने के बाद अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान के पास गए और कहा, वहीदा जी काफ़ी अच्छा था। इसके बाद यह दिलचस्प किस्सा काफ़ी चर्चित हो गया।
वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे। अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग अलग फिल्मों में माँ और प्रेमिका दोनों प्रकार की भूमिकाएं निभाई है। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म अदालत में वह अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में थी और वर्ष 1978 में प्रदर्शित त्रिशूल में वह अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। साल 1976 में उनके साथ काम करने वाले अभिनेता कमलजीत उर्फ शशि रेखी से वहीदा रहमान ने अपने करियर के चरम पर शादी कर ली। 1976 से 94 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थी। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्में थी अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, कूली, मशाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे। 1960 के दशक में कमलजीत भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, परंतु वह असफल रहे और अंततः बिजनेस की दुनिया में लौट गए। दोनों बंगलोर के फार्म हाउस में रहने लगे। इस दौरान उनकी बेटी काशवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी ने जन्म लिया। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हुआ। पति की मृत्यु के बाद वहीदा ने फिर एक बार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह फिल्म वाटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आई। अगर अवार्ड और सम्मान पर एक नज़र डालें तो वहीदा जी को 1966 में फिल्म गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, 1967 में फिल्म तीसरी कसम के लिए बंगाल फिल्म संघ पुरस्कार, 1968 में फिल्म नील कमल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 1972 में नागरिक सम्मान पद्मश्री, 1994 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2006 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा NTR राष्ट्रीय पुरस्कार, 2011 में नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। इस वीडियो में वहीदा जी के जीवन, फिल्मी सफर और सम्मान की कई कहानियां और किस्से अछूते हैं, जो फिर कभी कोई नई किस्सों के साथ सुनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करते हुए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।